रीजनल ज्योग्राफी में हम एकदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने पिछले लेक्चर के बाद नॉर्थ अमेरिका के फिज़िकल रीजन्स के बारे में देख लिया था, अच्छे से समझ लिया था। हमने फॉरेस्ट के बारे में भी समझा और सभी रीजनिंग के साथ इन चीज़ों को कवर किया। चलिए हम आगे कुछ चीज़ों को देखते हैं, साथ साथ आपको दिखाते भी जाएंगे। अब जो ज़रूरी है वो ये है कि क्लाइमेटिकली कैसे डिवाइडेड है नॉर्थ अमेरिका और उसके क्या कुछ खास रीजंस हैं, उसको समझिए। सबसे पहली चीज़, जब हम क्लाइमेटिक बेल्ट की बात करते हैं, हम ऊपर से अगर देखना शुरू करें तो आपको टाइप ई क्लाइमेट मिलेगा। देयर इज़ टाइप ई क्लाइमेट। जब हम टाइप ई क्लाइमेट की बात करते हैं तो ये कौन सा क्लाइमेट है, ये लॉजिक से समझिए। देखिए, टाइप ई क्लाइमेट का मतलब कोल्ड क्लाइमेट, ठंडा क्लाइमेट। मतलब विंटर जो है वो प्रोलॉन्ग्ड होती है, तो सिंपल सी कहानी है कि लॉन्ग विंटर होती है और कैरेक्टर हार्श होता है, यानी कि लंबे समय तक सर्दियां होती हैं और बहुत ही हार्श विंटर्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम स्केल की होती हैं। और वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ समर, गर्मियाँ बहुत ही कम होती हैं समर, और वेरी माइल्ड, बहुत ही माइल्ड कैरेक्टर की होती है। तो सर्दियाँ बहुत लंबी होती हैं और बहुत ही हार्श कैरेक्टर की होती हैं। समर्स का समय बड़ा छोटा रहता है और बहुत ही माइल्ड कैरेक्टर की होती है। होती भी कम समय की, होती भी बड़ी नरम है, उतनी मजबूत नहीं होती। तो ओवरऑल अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ें तो ये क्लियर होता है कि ये एक कोल्ड क्लाइमेट होता है, टाइप ई क्लाइमेट। देर क्लाइमेट को बांट दिया है ज्योग्राफर्स ने, ऐसे बांटा है, ज़रा ध्यान से समझो। सपोज करो कि ये ग्लोब है, तो दिस इज़ द ग्लोब, द नॉर्थ पोल, दिस इज़ द साउथ पोल, ओके। और ये सपोज कीजिए सेंटर में दिस इज़ द इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर आ जाती है। तो अब इसको बांटने का तरीका ये माना गया कि 0 डिग्री से ऊपर आप यहाँ पर देखिए समवेयर अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और यहाँ पर देयर इज 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, देन दिस 90 डिग्री नॉर्थ, ओके। ऐसे ही साउथ में बना लीजिए आप, 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, देन दिस 90 डिग्री साउथ पोल। अब होता यह है कि राउंड द ईयर इस इक्वेटर पर सन वर्टिकल रहता है। सन इज वर्टिकल राउंड द ईयर ऑन दिस इक्वेटर। You will understand this by having 1 or 2 lectures, okay? But for now you have to understand this कि this is the position of the earth exactly। अर्थ इस तरह से इंक्लाइंड है। नॉर्मली तो इसे सीधी ऐसे होना चाहिए था, पर ये ऐसे नहीं है, ये इस तरह से झुकी हुई है। तो अगर मैं ये ग्लोब को हाथ पे रखूं तो ये जो एक्सिस है जिस पे अर्थ रोटेट करती है, वो एक्सिस लॉजिकली तो ऐसे सीधा होना चाहिए था, बट वो सीधे होने की बजाय ऐसे झुका हुआ है, दिख रहा है। तो ये सीधे होने से झुकने तक का गैप 23.5 डिग्री है। तो अर्थ का एक्सिस 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है, ओके। और इसी झुकाव की वजह से सीजनल चेंजेस आते हैं, क्योंकि झुके हुए एक्सिस के साथ जब अर्थ सन के अराउंड रेवोल्यूशंस करती हैं तो कुछ फिनोमेना ऐसा बनता है कि अर्थ को अगर मैं ऐसे पकड़ूं तो यहाँ पे हमें ये दिखता है कि ये रीजन इस रीजन के कंपैरेटिवली ये रीजन ज़्यादा बाहर को निकला हुआ है। तो जब अर्थ रिवॉल्व करेगी, सन यहाँ है और ये रीजन अगर सन के सामने आता है, दिस रीजन will expose to the sun more,
ओके, तो यहाँ पर गर्मियाँ होंगी। अब सन यहीं पर है, अर्थ घूम रही है, और अब अगर हम अर्थ को यहाँ ले आएँ तो सन तो यहीं पर है। अब दिस रीजन, ये झुका है सन की तरफ, तो ये रीजन ज़्यादा एक्सपोज होगा, ऊपर का हिस्सा, तो यहाँ पर अब गर्मियाँ रहेंगी। फिर 6 महीने के बाद अर्थ घूम के वहाँ पे आई, तो अब इक्वेटर से ये नीचे का हिस्सा सन की तरफ ज़्यादा है। अब जब फिर उधर जाएगी तो इक्वेटर से ऊपर का हिस्सा ज़्यादा है। इस तरह से एक फिनोमेना इस्टेब्लिश होता है, हमें ऐसा लगता है अर्थ के झुके होने के कारण, कि जैसे सन की जो वर्टिकल रेज हैं वो 0 डिग्री इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, और फिर वापस 0 पे, और 0 से 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक मूव करती हैं, जैसे यानी कि जो वर्टिकल रेज हैं वो मूव करती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम हमारे हाथ को देखें तो ये अगर सन है तो सन एग्जैक्टली मूव तो नहीं करता, पर हमें लगता है कि वो मूव कर रहा है। तो ये मेरा हाथ है, हाथ का ये जो स्पॉट है, दिस स्पॉट इज़ एक्सपीरियंसिंग वर्टिकल रेज ऑफ सन, बट दिस स्पॉट इज़ ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग लाइट, बट ये वर्टिकल नहीं है, ये स्लांटेड है। तो जब हम एक टॉर्च जलाते हैं उसकी वर्टिकल रेज भी होती है और उसकी स्लांटेड रेज भी होती है। टॉर्च की लाइट ऐसे बनती है, इस तरह से बनती है। यहाँ पर कहीं पर पॉइंट होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट होती है, यहाँ पर कम होती है, पर लाइट होती है, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल इंसिडेंस हो रहा है लाइट का और यहाँ पर स्लांटेड। ओके, तो इसी तरह से मेरी हथेली का जो निचला हिस्सा है वो वर्टिकली एक्सपोज हो रहा है सन को, पर ऊपर की फिंगर के रीजन तक भी सनलाइट जा रही है। पर अब जब सन ऊपर हो जाएगा तो फिंगर का जो टिप्स एरिया है ये ज़्यादा वर्टिकली एक्सपोज है सन को, पर हथेली का निचला हिस्से तक स्लांटेड लाइट जा रही है। इस तरह से सन नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, तो हाथ देखिए वहाँ पे नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूव करता हुआ लगता है। मतलब सन की वर्टिकल रेज इस हथेली पर कभी निचले हिस्से पे ज़्यादा पड़ेंगी, कभी ऊपर के हिस्से पर पड़ेंगी, और यही फिनोमेना ठीक अर्थ के साथ भी होता है। ये इंडिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है, और इस समय में ऑस्ट्रेलिया में ज़बरदस्त सर्दियां हैं, वेरी एक्सट्रीम कोल्ड, और इस समय में भारत में ज़बरदस्त गर्मी है। एक ही समय में एक ही ग्लोब के ऊपर एक जगह पे सर्दी और दूसरी जगह पे गर्मी क्यों है? क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी बनी है कि ये सन है, पर इस समय में ये रीजन एक्सपोज्ड है क्योंकि ये बाहर निकला हुआ है, और ये रीजन अंदर की ओर गया हुआ है, तो ये उतना एक्सपोज्ड नहीं है सन को। तो इस समय में सन की वर्टिकल रेज ऑस्ट्रेलिया पे हैं, सॉरी इस समय में नहीं, मान लो दिसंबर का समय आ जाएगा तो सन की वर्टिकल रेज जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होंगी। ओके, और सन की स्लांटेड रेज जो हैं वो इंडिया में होंगी। तो इंडिया में विंटर होगी और ऑस्ट्रेलिया में उस समय में समर होगी। क्लियर कहानी? यही सिस्टम है। और आज के समय में अगर आप नोटिस करेंगे तो वो वर्टिकल रेज, अब सपोज़ करो कि अर्थ रोटेट भी तो कर रही ना 24 घंटे में, तो अर्थ रोटेट करके यहाँ पर आ गई, ठीक है, दिस इज़ द वे, और सन को मैं यहाँ ले आया। तो अब इस समय में आप देख सकते हैं इंडिया ज़्यादा एक्सपोज्ड है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया में समर है और ऑस्ट्रेलिया में विंटर है। ओके, तो रोटेशन तो हर 24 घंटे पे होती है, रेवोल्यूशन 365 डेज़ में होती है। इस हिसाब से कभी अर्थ का नीचे का लैंड मास और कभी अर्थ का ऊपर का लैंड मास सन को वर्टिकली फेस करता है, और जो भी अर्थ का रीजन अंडर द वर्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द सन रेज है वहाँ पर गर्मी होगी, और जो भी सन का रीजन अंडर द स्लैंटेड रेज ऑफ सन है वहाँ पर सर्दी रहती है, कम गर्मी होती है। अब इस हिसाब से देखें तो ये जो ऊपर का इलाका रहता है 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच का इलाका, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और साउदर्न हेमिस्फेयर में सन मैक्सिमम माइग्रेट कितना कर सकता है? जितना अर्थ इंक्लाइंड है, क्योंकि एक्चुअली में सन तो कहीं मूव ही नहीं कर रहा है, ये तो एक इल्यूजन क्रिएट हो रही है, और उस इल्यूजनरी इफ़ेक्ट का रीज़न ये है कि अर्थ इंक्लाइंड है।
अर्थ की इंक्लिनेशन की वजह से ही कभी अर्थ इस तरह से इंक्लाइंड है तो कभी ये वाला निकला हुआ हिस्सा सन के सामने जा रहा है तो कभी इधर का हिस्सा सन के सामने जा रहा है। दैट इज़ द रीज़न। ओके, क्लियर कहानी? ये आपको बिल्कुल इस तरह से समझ आ जाएगा अगर हम ये फिनोमेना अपनाएं। ध्यान से देखिए, सपोज़ कीजिए कि ये एटलस है, अगर मैं इसे इस तरह से सीधा पकड़ूं, अगर मैं इसे इस तरह से सीधा पकड़ूं और यहाँ पर रंजीत ने मोबाइल पकड़ा हुआ है, सपोज़ कीजिए, यहाँ पकड़ो, बंद करिए लाइट्स, वो पहले 2 बटन बंद करिए, हाँ दूसरे भी कर दीजिए, ये वाला बस बस बस, लाइट ऑन कर लीजिए, टॉर्च, ये देखिए कैमरा ऑन हो गया ना, पकड़िए, देखिए देखिए, अगर तो मैंने इसको सीधा पकड़ा हुआ है एटलस को, तो इसका हर रीजन, ध्यान से देखिए, इसके इस रीजन पे ज़्यादा वर्टिकल फॉल होगा लाइट का, और इस रीजन पे और इस रीजन पे सिमिलर ही होगा, पर इस रीजन पे ज़्यादा वर्टिकल फॉल होगा। ओके, लेकिन जैसे ही मैं इसको इंक्लाइन कर दूंगा, सन की पोजीशन फिक्स है, तो अब आप सब देख सकते हैं कि ये रीजन ज़्यादा इल्यूमिनेटेड है एज़ कम्पेयर टू अपर रीजन, है ना। और इस तरह से इसी हिस्से को अगर मैं अब रोटेशन भी हो रही है ना साथ साथ, तो अब रोटेशन करके अगर मैं ऐसे कर लूँ इस तरह से, तो अब अगर सन यहाँ पर ले आए हम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सन ऐसा है जो एक ही तरफ लाइट देता है, पर अदरवाइज़ तो सन चारों तरफ लाइट देता है ना, तो अब सन ले आए हम यहाँ पर, और अब अगर जब हमने बुक को ऐसे ही इधर किया है, तो अब अपर हिस्सा ज़्यादा इल्यूमिनेटेड है एज़ कम्पेयर टू लोअर हिस्सा। ओके, तो दैट इज़ द थिंग। पकड़िए, चलाइए लाइट वगैरह। तो ये फिनोमेना होता है कि अर्थ में बंद करो, एक बार फिर से लाइट बंद करो ताकि एक्सपेरिमेंट अच्छे से क्लियर हो। अब इस तरह से जब सन हम रखते हैं तो 23.5 डिग्री अर्थ अपने एक्चुअल एक्सिस से इंक्लाइंड है, इसकी वजह से उसका बल्जिंग रीजन साउथ और नॉर्थ बारी बारी से सन को वर्टिकली एक्सपोज होता है, और इसकी वजह से बारी बारी वो कंट्रीज़ अंडर द वर्टिकल रेज ऑफ द सन के एक्सपीरियंस में आती हैं, और वो कुछ ऐसा होता है कि इक्वेटर से सन 23.5 डिग्री नॉर्थ जाते दिखता है, फिर इक्वेटर से सन 23.5 डिग्री साउथ जाते दिखता है। अब जब इक्वेटर से सन 23.5 डिग्री साउथ पे है, तो यहाँ पर वर्टिकल रेज हैं, ये रीजन कितना इल्यूमिनेटेड है, और ये सिचुएशन 22 दिसंबर को बनती है जब ऑस्ट्रेलिया में सबसे गर्म दिन होता है, पर इंडिया यहाँ कहीं 30 डिग्री लैटिट्यूड पे है, तो यहाँ पे तो हल्की हल्की लाइट और डार्कनेस है, तो यहाँ पे वो सबसे ठंडा दिन होता है। बट अगर ध्यान से देखें 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में तो बहुत डार्कनेस आ गई, सिर्फ और सिर्फ लाइट है ना, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड रहती है फिर। ओके, और जब वापस से सन इक्वेटर पे आएगा तो 60 से 90 के बीच में लाइट बढ़नी शुरू हो गई, और जब 23.5 पे सन आ जाएगा, यहाँ लाइट तो बढ़ी पर उतनी नहीं, तो हीट उतनी नहीं आई, बट इंडिया 30 डिग्री के आसपास है तो यहाँ पूरी हीट आ गई, और जब सन फिर वापस चला गया 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के आसपास, तो ये रीजन फिर अंडर द डार्कनेस आ गया। तो इसलिए ये रीजन राउंड द ईयर सन चाहे नॉर्थवर्ड जाए या साउथवर्ड आए, नॉर्थ पोल का ये रीजन 60 से 90 और साउथ पोल का ये रीजन 60 से 90, ये ऑलमोस्ट सन की हीट से काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड रहता है। ओके, लाइट्स ऑन करिए। ये रीजन सन की हीट से राउंड द ईयर बड़े स्केल पे डिवाइडेड होता है, यहाँ पे सन हीट उतनी नहीं आती। तो यही रीज़न है कि इस रीजन में वो पूरे ग्लोब पे 60 से 90 डिग्री के अराउंड, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, तो दिस रीजन समवेयर दिस 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल बनता है, तो दिस रीजन 60 to 90 डिग्री it is divided of the heat of sun,
which the other areas are experiencing. Okay, and this region from equator 0 degree to Tropic of Cancer, this 23.5 degree, this region of North American continent, basically this Mexico and Southern American region, this Florida and the Texas, the other region, ये regions राउंड द ईयर सन की लाइट के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, और ये रीजन्स राउंड द ईयर सन की लाइट और सन की हीट के एक्सपीरियंसेस से काफ़ी बाहर रहते हैं. ओके, तो ये लोअर लैटिट्यूड्स हैं, ये हायर लैटिट्यूड्स हैं. ओके, वाई दे आर लोअर? बिकॉज जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो हम एक एक करके लैटिट्यूड लोअर हो रहे हैं और हम अल्टीमेटली ज़ीरो पे पहुंच जाएंगे जब हम इक्वेटर पे चले जाएंगे. सो नंबर्स आर लोअरिंग, numbers are decreasing, so that's why these are the lower latitudes. Okay, so lower latitudinal areas are areas of high heat, and the higher latitude areas are areas of very very less heat, the low heat, and that's why such areas are experiencing type E climate. And type E climate is somewhere the long winter character is very harsh, और यही वो रीजन है जहाँ पर फिर वो सभी लोग दिखते हैं जो हमने देखे हैं, जो बर्फ़ में रहते हैं, द स्नो लेडन एरियाज ऑफ द ग्लोब. ओके, तो वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ समर, वेरी वाइल्ड कैरेक्टर की. डन, क्लियर हुआ? ये टाइप ई क्लाइमेट होगा साउथर्न हेमिस्फेयर में भी और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी. इसके बाद आ जाता है टाइप ई क्लाइमेट के बाद, तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के मामले में ये दिस नर्दर्न एरिया, द मेजर एरिया ऑफ अलास्का, द मेजर एरिया ऑफ अलास्का एंड द नर्दर्न एरिया ऑफ द कैनेडा, द नर्दर्न एरिया ऑफ द कैनेडा, दिस एरिया इज़ एक्सपीरियंसिंग टाइप ई क्लाइमेट. सो दिस टाइप ई क्लाइमेट इज़ नॉट वेरी मच हैबिटेबल, ये रहने योग्य नहीं रहता, जीवन उतना सहज नहीं रहता यहाँ पर. ओके, तो इसीलिए अगर हम ग्लोब वाइज यहाँ पर देखें कि किसका है, मेरा नहीं है, काम काफ़ी किया हुआ है ना उस मैप एटलस पे. तो पेज नंबर 90 अगर हम खोलेंगे तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है, ध्यान से देखिए. हाँ, वेरी गुड, आपको बनाया भी उन्होंने वैसा ही है बिल्कुल. सो यहाँ पर 60 डिग्री लैटिट्यूड दिखाया गया है. ये 60 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड यहाँ हडसन बे के बीच से गुज़र रहा है और इसमें काफ़ी हद तक अलास्का कवर हो रहा है. ध्यान से देखिए 90 डिग्री 91 नंबर पेज पे देखिए 60 डिग्री, ये 60 डिग्री लैटिट्यूड देखिए यहाँ से हडसन बे के मिडल से गुज़र रहा है और बहुत सारा अलास्का इसमें कवर हो रहा है. ओके, और उसके बाद पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं कि 66.5 डिग्री वाली लॉन्ग लैटिट्यूड भी यहाँ से कनाडा से और अलास्का से होके गुज़र रही है. ओके, और फिर इसके ऊपर तो 90 डिग्री आर्कटिक ओशियन ही आ जाता है. तो आप इस पूरे रीजन को 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के इस इलाके को, जिसमें कि ग्रीनलैंड आ रहा है, कनाडा का बड़ा हिस्सा आ रहा है और अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अलास्का आ रहा है, इसे आप टाइप ई क्लाइमेट मान लीजिए. तो दिस रीजन इज़ टाइप ई क्लाइमेट. ओके, एंड द टाइप ई क्लाइमेट सुनते ही दिमाग में इमेजेस कैसी आ गई? बर्फ़, दिमाग में इमेज आ गई बर्फ़. और इसमें भी फर्दर डिवीज़न कर सकते हैं आप, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, फर्दर डिवीज़न हो सकती है. वो कौन सी? 60 से 90 डिग्री लैटिट्यूड में भी आप फर्दर ऐसा देख सकते हैं, द रीजन विच इज़ मोर टूवर्ड्स द पोल, वो बहुत ही, वो आप इसको लिख लीजिए एक्सट्रीमली कोल्ड, तो वो एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाएगा. तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एक्सट्रीमली कोल्ड है तो वो ट्री लेस होगा, ट्री लेस एरिया होगा. और द ट्री लेस रीजन्स ऑन द ग्लोब, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर की वजह से जो ट्री लेस हो जाते हैं रीजन, जहाँ पे पेड़ नहीं उग पाते हैं, दे आर टुंड्राज, उनको हम कहते हैं टुंड्रा क्लाइमेट. तो जो हरप्रीत ने वो एक्सप्लेन किया था कि सर जो टैगा है वो आर्कटिक के अराउंड, तो मैंने फिर वही कहा था कि आर्कटिक सर्कल कहाँ से गुजरता है. वो गलती इसलिए हो रही थी कि यहाँ पे टुंड्रा मिलेगा,
टुंड्रा में बहुत ही कम समय के लिए समर्स आती हैं, वेरी लेस, और उस समय में यहाँ की जो सॉइल है उसका जस्ट अपर सरफेस जो है उसकी ही आइस मेल्ट हो पाती है थोड़ी बहुत, तो उतनी के हीट में और उतने का वाटर में फिर उतनी की ही वेजिटेशन वनस्पति जीवित रह पाती है जो ज़मीन से जुड़ी रहती है। तो यहाँ पे वो वेजिटेशन होती है जो ज़मीन से सटी रहती है, छोटी छोटी हाइट के फ्लावर्स आ जाते हैं। ओके, तो मॉसेस एंड लाइकेंस यहाँ पर होते हैं। मॉसेस एंड लाइकेंस जो चट्टानों से हरी हरी काई सी चिपकी रहती है ना, वैसी वेजिटेशन यहाँ रह सकती है। लेकिन जब हम पोल से टुंड्रा क्लाइमेट से होते हुए थोड़ा नीचे आते हैं टूवर्ड्स द 60 डिग्री, फिर टैगा मिलता है। द टैगा इज़ अ ट्री रिच एरिया। टैगा बायोम वर्ल्ड में लैंड बेस्ड लार्जेस्ट बायोम है। ओके, तो दैट इज़ द ट्री रिच एरिया। तो टाइप ई क्लाइमेट में भी आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको टुंड्रा भी मिल सकता है और टैगा भी मिल सकता है। अगर आप नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो सबसे पहले जो ऊपर इनकाउंटर होगा, अगर वहाँ से पैदल नीचे की ओर आ रहे हैं तो टुंड्रा आएगा, फिर सेकंड टैगा होगा। ओके, फर्स्ट वन इज़ द टुंड्रा, द सेकंड वन विल बी द टैगा। यही डिवीज़न बताई गई है। ओके, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। नेट पर आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको इमेजेस क्लियर हो जाएं। इमेजेस जो हैं वो उन्होंने ज़्यादातर मैप के रूप में ही दे दी हैं। घर जा कर के इसकी फ़िज़िकल लोकेशंस की इमेजेस देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप समझ लीजिए जितना आपको ऊपर का हिस्सा बता दिया अमेरिका का उतना ही टाइप ई में कवर होता है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की अभी ज़रूरत नहीं है। अब आती है कहानी इसके बाद वाली। हमने ऊपर का देखा, अब नीचे का भी देख लेना चाहिए। तो ध्यान से समझिए। देखिए, जब हमने उस इमेज को यूज़ करते हैं जो इमेज चैप्टर में है, जब हमने कोस्टल प्लेन एरिया पढ़ा था तो आपने कौन कौन से रीजन उसके अंदर देखे थे? कोस्टल प्लेन एरिया में फ्लोरिडा का इलाका था, उसके बाद पिडमॉन्ट प्लेट्यू का ईस्ट का एरिया था। तो हमने ये देखे थे, ध्यान से देखिए, गल्फ़ और अटलांटिक, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको वाला गल्फ़ वर्ड, अटलांटिक ओशन वाला अटलांटिक वर्ड। तो इसे बुक में गल्फ़ अटलांटिक कोस्ट भी कहा गया है, द गल्फ़ अटलांटिक कोस्टल प्लेन एरिया। तो इसमें ये रीजन सारे कवर हो रहे हैं। जैसे कि मेन इसमें रीजन आ जाता है द फ्लोरिडा। अब अगर हम मैप वाइज देखें यहाँ पर तो ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको नोटिस करिए। देखिए, दिस वन इज़ द फ्लोरिडा। ओके, फ्लोरिडा के साथ कौन सा स्टेट है यहाँ पर? देखिए द अल्बामा। फ्लोरिडा के ऊपर देखिए यहाँ पे जॉर्जिया, यहाँ अल्बामा, और इसके इधर आ जाइए, देखिए टेक्सास, फिर यहाँ देखिए न्यू मैक्सिको। ओके, न्यू मैक्सिको, यहाँ देखिए एरिज़ोना। तो ये फ्लोरिडा, टेक्सास, आप फ्लोरिडा टेक्सास रीजन को ही मेनली कंसिडर करिए। और ये सारा का सारा इलाका ऑफ मैक्सिको, पूरी की पूरी कंट्री मैक्सिको, ये कहाँ फॉल कर रहा है आप देख सकते हैं। ये 30 डिग्री लैटिट्यूड, ये 30 डिग्री लैटिट्यूड, और नीचे चले जाएंगे तो 0 डिग्री इक्वेटर। और यहाँ से देखिए मैक्सिको के बीचों बीच यहाँ गुजर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। ओके, तो ये 30 डिग्री लैटिट्यूड कहाँ से होके गुज़र रहा है? ये फ्लोरिडा के इलाकों से गुज़र रहा है, मिसिसिपी रिवर का डेल्टा एरिया से गुज़र रहा है, और टेक्सास के दक्षिणी क्षेत्रों से गुज़र रहा है।
ओके। तो इसीलिए ये जो रीजन है ये टाइप ए क्लाइमेट होल्ड करता है। दिस रीजन इज टाइप ए क्लाइमेट। चलिए, तो टाइप ए क्लाइमेट की खासियत क्या होती है? देखिए, टाइप ए क्लाइमेट क्या होता है, यहाँ पे हाई हीट होती है, हीट हाई होती है। वेरी गुड। क्योंकि ये लगभग सारा ही साल सन की वर्टिकल रेज के इन्फ्लुएंस में रहता है, तो हाई हीट होगी। और हाई हीट होने के साथ साथ एक चीज़ और होती है कि जब ज़्यादा गर्मी है और अदर कंडीशंस अगर नेगेटिवली अफेक्ट नहीं कर रही हैं, तो फिर इवेपोरेशन पानी का ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा भाप बनेगा। सो देयर विल बी मोर इवेपोरेशन देन देयर विल बी मोर कंडेंसेशन। जितनी भाप होगी बाद में ऊपर जाके हवा में ठंडी होगी, कंडेंसेशन होगी, तो उतने ही बादल भी बनेंगे, फिर वर्षा भी होगी। तो ये रीजन हाई हीट होता है और हाई ह्यूमिडिटी होता है। हीट भी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। लेकिन इसके अलग होते हैं डेजर्ट एरियाज़। डेजर्ट एरियाज़ में हीट ज़्यादा होती है बट ह्यूमिडिटी नहीं होती, बट इस रीजन में हाई हीट होती है और हाई ह्यूमिडिटी होती है। तो टाइप ए क्लाइमेट की निशानियाँ ये हैं कि राउंड द ईयर, एक तरह से राउंड द ईयर एक समर सीज़न मेंटेन रहता है। राउंड द ईयर एक समर सीज़न मेंटेन रहता है जब आप प्रॉपरली 23.5 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में हो।